दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें कवर करने वाला हूं। क्या एजेंडा है आज के वीडियो का? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, कौन लोग हैं जिनको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट, और डेटा साइंस की फील्ड में जॉब मार्केट कैसा है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, यानी डेटा साइंस की फील्ड में जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस की। दोस्तों क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि गूगल एड्स इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ही क्यों दिखाई देते हैं? यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं तो उसी के एड्स मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रहे होते हैं? क्या आपने सोचा है कि अमेजोन पे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वहां पर रिकमेंडेशन आते हैं कि इसके साथ आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? वो रिकमेंडेशन काफी रिलेवेंट होते हैं आपके इंटरेस्ट से। या अगर आपने नेटफ्लिक्स को यूज किया है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो आपके टेस्ट को समझता है और वो ये बता पाता है कि भाई ये वाली जो मूवी आई है या ये वाली जो वेब सीरीज आई है ये आपको ज्यादा पसंद आएगी। इवन वो परसेंटेज में बताया जाता है कि ये आपके इंटरेस्ट से 80% मैच करता है, 90% मैच करता है। और या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गूगल मैप है वो बड़ी आसानी से आपको बताया जाता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जो मल्टीपल वेज हैं उसमें से इस वाले वे से अगर आप जाएंगे तो इसमें कम ट्रैफिक है, आप कम टाइम में पहुंच जाएंगे। इसके पीछे क्या वर्क कर रहा है? तो वो है डेटा साइंस। इसलिए आज हमको समझना है डेटा साइंस क्या होता है। तो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेटा की स्टडी करनी होती है, जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, ताकि आप इनका इस्तेमाल करके यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, इनसाइट्स निकाल सकें, जिससे कि हमको बिजनेस में आगे स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो सके, हम अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें और अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो कौन लोग होते हैं डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टैक होल्डर्स से काफी क्लोजली काम करते हैं। उनको पता होता है कि बिजनेस के गोल्स क्या हैं और उनको अचीव करने के लिए जो भी डेटा हमें मिल रहा है उस बिजनेस में, उसको कैसे स्टडी करें जिससे कि उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके जिससे कि हम स्ट्रेटेजी बना सकें और हम जो गोल्स, बिजनेस गोल्स हमने सेट करें उनको अचीव कर सकें। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम यही है कि जो डेटा बिजनेस में जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करके उसके ऊपर कई तरह के ऑपरेशंस लगा के कुछ ऐसा यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालें जिससे कि जो गोल्स हैं, बिजनेस गोल्स हैं, वो अचीव करने में कुछ मदद मिल सके। और ये चीज बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा कारगर है, इसलिए तो ये मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो बेसिकली डेटा साइंस एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें डेटा कैप्चरिंग भी आ जाएगी, डेटा को कैसे स्टोर करना है, ये कैसे कलेक्ट करना है, यूजर्स का डेटा, कस्टमर का डेटा, उसको कैसे स्टोर करना है, उसके बाद फिर उसको कैसे एनालाइज करना है और फिर कैसे उसमें यूजफुल, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब कुछ डेटा साइंस के अंदर आ जाता है। डेटा साइंस इवन फ्यूचर डेटा को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। डेटा साइंस जो मिसिंग डेटा है उसको भी रिकवर कर सकता है। बहुत सारी टेक्निक्स इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी की फील्ड है और पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स भी निकले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कि भाई जॉब मार्केट कैसा है। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं सन 2020 में और ये 2020 बस खत्म होने वाला है, हम नवंबर में हैं। अब 2021 के बारे में लोग बात करने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि कैसी होगी फील्ड डेटा साइंस, कैसा होगा कि हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ें जिससे कि हमारा करियर बहुत अच्छा बन सके। तो क्या 2021 में डेटा साइंस के बारे में आपको सोचना चाहिए? क्या आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए? कैसा है इसका भविष्य, कैसा है जॉब मार्केट? तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि ये वो फील्ड है जो इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है। पहले कुछ चुनिंदा कंपनीज थी जो डेटा को इतना ज्यादा एनालाइज करती थी, वो इसको इतना इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन जब उसके फायदे दिखने लगे तो लगभग हर कंपनी ही इसमें इन्वॉल्व होने लगी। हर छोटी बड़ी कंपनी, सभी को अपने डेटा को एनालाइज करना है सो दैट कि वो बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर सके। तो इसमें लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, लगातार टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही हैं और इसीलिए इसका मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम सैलरी की बात करें तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी डेटा साइंस से जुड़े जॉब प्रोफाइल्स हैं या डेटा साइंस साइंटिस्ट बोल दीजिए आप, डेटा साइंटिस्ट हैं दुनिया में जितने भी,
उनमें 50% ऐसे डेटा साइंटिस्ट हैं जिनकी सैलरी 6 लाख से 20 लाख की रेंज में, मतलब बचे हुए लोगों की इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 50% लोगों की अगर सैलरी इस रेंज में आ रही है तो ये एक अच्छी फील्ड मानी जाएगी, एक प्रॉमिसिंग फील्ड मानी जाएगी। करियर अगर आप इसमें बनाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही डिसीजन है, आज के समय के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अब मैं कुछ सेक्टर्स के नाम लेता हूं। ये वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा डेटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स आपको सबसे ज्यादा कहां मिलती हैं। ये सारे जो आंकड़े हैं कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैंने कलेक्ट करे हुए हैं और उसी के आधार पर मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं डेटा साइंस से रिलेटेड। इसके बाद दूसरा नंबर आता है एनर्जी एंड यूटिलिटीज का। तीसरे नंबर पे है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। चौथे नंबर पे है ई कॉमर्स का सेक्टर। पांचवें नंबर पे आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। उसके बाद है टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल एंड रिटेल सेक्टर एंड लास्टली हम बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी वाला सेगमेंट। अब ये वो सारे सेक्टर हैं जिनको मैंने जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ जॉब्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा से कम जॉब्स के सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। तो सबसे ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं। और यहां पर जब हम काम करते हैं तो इसमें भी वेरियस रोल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही प्रोफाइल है। यहां पे आप डेटा साइंटिस्ट भी कहलाते हैं। एक रोल है डेटा साइंटिस्ट का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और की रोल होता है, काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, काफी क्वालिटी जॉब है। इसके अलावा बिजनेस डेटा एनालिस्ट की भी जॉब प्रोफाइल होती है। बीआई प्रोफेशनल्स को भी इसी कैटेगरी में रखा हुआ है, इसी के अंतर्गत रखा हुआ है। बिग डेटा एनालिस्ट हैं। ये इस तरीके से मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कुछ कि कई सारे प्रोफाइल्स हैं। अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो इनमें से कई सारे प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो ये कोई एक सिंगल फील्ड नहीं है, आप ये एक अम्ब्रेला टर्म है डेटा साइंस, इसके अंदर आपको कई सारे प्रोफाइल्स मिलते हैं। तो जैसे आप लर्निंग करते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी पोजीशन यहां पर बनती जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि या तो आप प्रोफेशनल हैं और आप अपनी फील्ड को स्विच करना चाह रहे हैं इसलिए आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और अब आप डेटा साइंस में अपना करियर देख रहे हैं तो आप इसको लर्न करना चाह रहे हैं। तो आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो किस तरीके से सीखना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो लेयर्ड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। तो लेयर्ड अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले हम सब कुछ पढ़ने के बारे में एक साथ ना सोचें। देखो मैं अब आपको लर्निंग पाथ बताने जा रहा हूं, तो ये सेगमेंट आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन भी करिए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको करना है जिससे कि आप डेटा साइंस की फील्ड में मास्टर हो सकते हो। पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी चीजों के बीच में तय नहीं कर पाते हैं कि किस चीज से स्टार्टिंग करनी है, क्या पहले पढ़ लूं, क्या बाद में पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं, इन सब चीजों में हम कंफ्यूज रहते हैं। देखिए रिसोर्सेज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कई सारी जगह पर इनके कोर्सेज देखते हैं, डेटा साइंस का कोर्स, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई भी सिंगल कोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चीजों को टुकड़ों में देखना पड़ेगा, यानी आप स्टेज वाइज आगे बढ़ते हैं। कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें मल्टीपल स्टेजेस कवर की गई होंगी, लेकिन एक ही कोर्स में सब कुछ कवर कर दिया ऑल इन वन, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कोर्स काफी लंबा भी हो जाएगा और हो सकता है आपको सीखते सीखते काफी बोरिंग भी लगने लगे। तो हमें चीजों में इंटरेस्ट भी बनाए रखना है और चीजों में आगे सीखते हुए हमें कुछ क्रिएट भी करना है, सो दैट कि हमें मजा भी आए इसमें और हमें लगे कि हाँ हमने जो सीखा है उसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं लेयर्ड अप्रोच। तो लेयर 1 पे कैसे आपको शुरुआत करनी है, और ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए। आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि डेटा साइंस में कैसे आगे बढ़ना है, तो पहली स्टेप आपको जरूरत है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखना है डेटा साइंस के लिए? वैसे तो डेटा साइंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किए जा सकते हैं, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है दैट इज पाइथन एंड आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए लैंग्वेज है। उसमें कई तरह के स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन बहुत इजीली हो जाते हैं, तो काफी पॉपुलर है उस एरिया में और इसकी काफी जरूरत पड़ती है डेटा साइंस में। लेकिन आपके पास एक दूसरा और पॉपुलर ऑप्शन भी है दैट इज पाइथन, जो कि देखा जाए तो ज्यादा बड़ी चॉइस और पहली चॉइस के रूप में है आज की डेट में अगर डेटा साइंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अभी अगर आप कंफ्यूज हैं कि आर सीखना है कि पाइथन सीखना है, मैं बोलूंगा क्लियर कट पाइथन सीख लीजिए आप। पाइथन एक तो सीखना बहुत आसान है
और सीखने के साथ साथ इसमें अभी आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत मिलेगा। इसके ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मार्केट में हैं, ढेर सारा इसके कम्युनिटी सपोर्ट है, तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोग सबसे पहली स्टेप ये करिए कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। और ये कितनी सीखनी, तो अभी स्टेज 1 पे हो आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको अभी पाइथन कोर सीखनी है। अब पाइथन कोर कहां से सीखनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपर सिस्टमेटिकली कैसे सीखना है, वैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड इट इज कंप्लीटली ऑन यू कि आप उसको कहां से सीखना चाहते हो। फ्री रिसोर्सेज भी हैं, पेड रिसोर्स भी हैं। मेरा भी एक कोर्स है premium.mysurgery.com पे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप पाइथन कोर वहां से सीख सकते हैं। वहां पे काफी सारे असाइनमेंट्स भी हैं, 100 से ज्यादा प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। इसके अलावा जब आपने एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, तो अब अगली स्टेज क्या है, अगली चीज आपको क्या करनी है? अगली चीज है डेटाबेस सीखना। देखो, आप डेटा साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, तो डेटा के ऊपर ही ऑपरेशंस होने। डेटा साइंस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू डेटा, तो यहां पर बहुत सारा डेटा चाहिए। अब ये डेटा बहुत सारा क्या है? अभी तक आपने अगर बेसिक प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग करी हुई है, तो आप कैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, तो यूजर से 2 नंबर एंटर करवा रहे हो। नाउ अब डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें पता चला कि 10,000 डेटा है। अब 10,000 डेटा यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यूजर की एंटर 10,000 वैल्यूज, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो डेटा कहां होगा? वो हो सकता है एक्सेल शीट में रखा हो, वो CSV फाइल के अंदर रखा हो, या किसी डेटाबेस के अंदर रखा हो, या फ्लैट फाइल में रखा हो। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से स्टोर्ड होगा। अब वो जो स्टोर्ड मीडियम है, वो मैंने जैसे ऑप्शन बोले आपको, वो एक्सेल फाइल भी हो सकती है, CSV फाइल भी हो सकती है, वो हो सकता है कि एक फ्लैट फाइल हो, या हो सकता है कि वो एक XML फाइल हो, या हो सकता है कि वो एक डेटाबेस हो, रिलेशनल डेटाबेस हो, लाइक MySQL वगैरह। तो कई सारे चीजें हो सकती है ना। तो अभी सभी तो एक साथ नहीं सीखोगे, तो मैं बोलूंगा कि एक बेसिक कोई डेटाबेस सीख लो, या फाइल हैंडलिंग का बेसिक टास्क सीख लो। कोई भी एक इनमें से आपको सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सको। CSV फाइल को यूज करने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको उसमें तो कभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSV फाइल तो मतलब बहुत ही सिंपल है, इजी। तो डेटाबेस को अगर आपको हैंडल करना है, तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, मतलब मेरे ख्याल से 40 साल से ऊपर हो गया होगा। 40 साल से, इतने समय से ये लैंग्वेज चल रही है मार्केट में, इतने समय से चल रही है, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए। मतलब कोई चीज इतनी पॉपुलर लगातार अभी तक है, तो कुछ रीजन होगा ना, तो उसको तो आपको सीखना ही सीखना है। ये आपको और भी कई जगह काम आ जाएगा। तो जितने रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, चाहे ओरेकल हो, चाहे MySQL हो, या DB2 हो, इस तरह के जितने डेटाबेसेस होते हैं, इनको एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, दैट इज SQL। तो SQL अगर आती होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, पाइथन हो या कोई और, पाइथन लैंग्वेज से भी या किसी भी लैंग्वेज से आप SQL कमांड के इस्तेमाल से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस वो प्लेस है जहां पे आप डेटा रख रहे हो। अब वो डेटा जहां रख रहे हो, उसको जगह को मैनेज करने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। वो कोडिंग करने में आपको SQL की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको डेटाबेस सर्वर से, ताकि डेटाबेस में आप चेंजेस कर सको या वहां से डेटा रिट्रीव कर सको। उसके बाद ही तो आपका डेटा साइंस का काम शुरू होगा। जब तक डेटा ही नहीं मिलेगा, डेटा साइंस का काम कैसे शुरू होगा? तो आपने सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद आपने डेटाबेस सीख लिया, SQL लैंग्वेज सीख ली। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। MongoDB की भी कोई बात करेगा, वो NoSQL का एक ऑप्शन है आपके पास, या एक्सेल फाइल को एक्सेस करना, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मैं बोलता हूं सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन आप पहले पिक करिए, दैट इज डेटाबेस, और उसके लिए SQL लैंग्वेज, और उसमें भी MySQL डेटाबेस आप यूज कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। तो भाई अब आपको बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, अब आपको डेटाबेस भी आ गया है। इनफैक्ट मैं बताऊं, डेटा साइंस आप नहीं भी पढ़ते हो, नहीं भी जाते उसके आगे, तो भी आपने इतना सीख लिया है कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैं कह रहा हूं कि डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, बट सिंपल प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपको एक लैंग्वेज भी आती है और डेटाबेस भी आता है, तो काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बना लोगे। लेकिन हमारा असली गोल तो डेटा साइंस है। तो अब अगली स्टेज क्या है? हमें डेटा साइंस के लिए अगली स्टेज है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। अरे ये तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई कई लोगों के लिए कि अरे अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा, ये तो एक अलग ही चीज हो गई। हम तो कंप्यूटर्स पढ़ना चाह रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे थे, ये स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है? देखिए, डेटा का जब एनालिसिस की बात आती है ना, तो स्टैटिस्टिक्स इसी चीज के लिए बना हुआ है, डेटा के एनालिसिस के लिए ही बना हुआ है। उसमें कई तरह के फॉर्मूले हैं, मैट्रिक्स हैं, जिससे कि आप डेटा को ऑब्जर्व कर पाते हो, उसके बारे में कुछ जान पाते हो।
जैसे आप जान पाते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा, मोड पढ़ा होगा, ये आपको आने चाहिए। आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेविएशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए, क्वार्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, आपको बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इन सबको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन एक टॉपिक होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, थोड़ा अलग हो गया स्टैटिस्टिक्स से, लीनियर अलजेब्रा आपको आना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स में एक और टॉपिक आता है कर्व फिटिंग वाला, ग्राफ प्लॉट करने का, जो आपने अलजेब्रा में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में भी देखा होगा, तो आपको ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए। अब लोग यहां कंफ्यूज होते हैं और ये कहते हैं कि सर हमारी तो मैथ्स बहुत वीक है, तो ये सारी चीजें तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, आपको बिल्कुल डर दूर हो जाएगा। आप ये ना सोचे कि स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे तभी हम डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। एक्चुअल में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आपको भारी भरकम कैलकुलेशंस खुद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम मीन निकालते हैं, ये मीन होता क्या है ना, इसका पर्पस क्या है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसका पर्पस क्या, कोरिलेशन होता क्या, रिग्रेशन होता क्या, ये हमको समझना है। कुछ रटने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि ये क्या होता है, और अभी आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी तो इसके क्योंकि डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज बने हुए, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उनको देखिए, सिर्फ उनको सीख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे ना, तो सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है सारे कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन वो जो चीज हो रही है वो बिहाइंड द सीन कैसे हो रही है, और यहां पर यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा है, वो सारी समझ आपको हो, इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। और इसके बिना आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन नहीं पाएंगे, इसलिए आपको यह सीखना है। पर इसके लिए आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किसी का मैथ्स स्ट्रांग है तो उसके समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या क्यों हो रहा है वो उसके आंसर्स इजीली निकाल पाएगा। तो वो तो कॉन्सेप्ट समझ के आप भी निकाल पाओगे, कैलकुलेशंस हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा, हमने सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, हमने डेटाबेस सीख लिया, एसक्यूएल लैंग्वेज सीख ली है, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को हमने कर लिया। और यकीन मानना, स्टैटिस्टिक्स के जितने टॉपिक्स बोले इन सबको पढ़ने के लिए 1 वीक इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि कोई स्टैटिस्टिक्स की बुक उठा के बैठ गए और उसमें आप मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हैं तो उसके 10-10, 20-20 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप सिंगल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो 1 वीक में ये सारे टॉपिक जितने मैंने बोले वो आप कर ले। और फिर मैंने आपको बता दिया मैथ्स वीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट्स इट। आपके पास लाइब्रेरी है, आप उससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीजें। अब अगली चीज आपको क्या सीखनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट। ये जरूर आपको सीखना है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो अभी ऐसा होगा, प्रोफेशनली जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप टीम में भी काम करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे, या अकेले भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है। प्लस ये भी जरूरी है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको आप एक रिपोजिटरी में रख सकें, जिसका एक्सेस आप दे सकें किसी को। आप अगर कहीं कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं तो वहां पर आप अपने काम को शोकेस करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक लिंक प्रोवाइड करना है और सामने वाला आपके प्रोडक्ट को देख पाएगा, आपने जो काम किया उसको देख पाएगा, और आपका काम हमेशा के लिए सुरक्षित भी रह जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है, आपको इसके ढेर सारे बेनिफिट्स भी हैं, और इससे आपको एक प्रोफेशनल टच भी आएगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। इसलिए ये आपको जरूर सीखना है। और मैं आपको बताऊं, कई सारे आईडीज हैं जिन पे आप काम करते हैं, वो गिट के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर लेते हैं, तो इतने फाइन ट्यून्ड होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कमांड्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि आपको यह हमेशा बोला जाएगा कि जब आप गिट पढ़ रहे हैं तो साथ में आप लिनक्स की कुछ कमांड्स भी पढ़ लीजिए। जो लिनक्स की बेसिक कमांड्स होती हैं वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ये कमांड्स भी आप लिनक्स बेसिक कमांड्स करके आप सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी भी वीडियो को देख के सीख सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊं, ये करते करते भी आप सीख सकते हैं। इसके लिए अलग से बहुत डेडिकेट करके टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल डे में लिनक्स की सारी कमांड्स लिख सकते हैं, या फिर एक चीट कोड शीट बना सकते हैं जिसमें आप सारी कमांड्स लिख लीजिए, और उसके बाद फिर आपका काम तो उससे चलता रहेगा। जैसे जैसे यूज करेंगे वो याद हो जाएंगे, अलग से याद करने बैठेंगे तो याद नहीं होगी। इसलिए एक एक करके आप पहले समझ लीजिए कि इस कमांड से ये होता है, इस कमांड से ये होता है। आप याद करने की उसको टेंशन मत कीजिए, वो तो जब प्रैक्टिस में आएगा, रोज कर रहे होंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। उसके लिए अलग से कभी आपको बर्डन नहीं ले रहा है। चलो, यहां तक की जर्नी हो गई। अब अगली स्टेप क्या करनी है? तो अगली स्टेप है मशीन लर्निंग सीखना। अब आप कहेंगे भाई हमें तो डेटा साइंस में करियर बनाना है, मशीन लर्निंग में क्यों जा रहे हैं? आप एक बात बताइए, डेटा साइंस है क्या? ये जो डेटा है, बिजनेस का डेटा आ रहा है, जो कि हो सकता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। यूजर कहाँ क्लिक कर रहा है, यूजर ने किसी पर्टिकुलर पेज को कितनी देर देखा, किसी प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट लिया है, हर छोटी से छोटी उसकी डिटेल जो है वो हम गैदर कर रहे हैं। और ये जो गैदर की गई इंफॉर्मेशन है अलग अलग, इसको मिलाकर हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं और एक इंसाइट बनाना चाहते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, हम उसे कैसे पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं। ये सब हम स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं। अब इनमें बहुत जगह हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे को एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ता है जिसको हम ट्रेन करें फ्यूचर के डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई किस सीजन में सेल ज़्यादा होगी, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो इस तरह के मॉडल चाहेंगे कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता चल जाए, जो गिवन डेटा है उसके आधार पे, कि किस मंथ में सेल ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो हम फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। तो यहां पर लगेगी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली कर क्या रहा है? मशीन लर्निंग का मतलब ये हो गया कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कुछ गिवन डेटा है, हमारे पास डेटा सेट है, इसको यूज करके फ्यूचर डेटा प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत कमाल की फील्ड है और ये बहुत ज्यादा यूज में आती है, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश फील्ड हो चुकी है आज की डेट में। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग हैंड इन हैंड चलना है। मतलब आप एक अकेली चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको दोनों चीजों का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस का पर्पज ही ये होगा कि यहां पर हम मशीन लर्निंग कर सकें। डेटा साइंस अपने आप में और भी 10 टर्म है। हो सकता है जब आप जॉब करें तो आप एक स्पेसिफिक काम में रहें, आपको ये काम ना करना पड़े, बट एज अ बिगिनर आपको एक कंप्लीट पिक्चर पता होनी चाहिए। तो आपको मशीन लर्निंग करनी। अब मशीन लर्निंग में क्या है, पाइथन के थ्रू आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मशीन लर्निंग में बहुत सारी एल्गोरिथम्स है। अब इतनी सारी एल्गोरिथम है, सब पढ़ना है क्या? नहीं, मैं कहता हूं 2-4 एल्गोरिथम्स आप पढ़ लो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या चीज है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको मैथ्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैथ्स बहुत अच्छी हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड है, बनी बनाई चीजें। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस फंक्शन से ये काम होता है। अब मैथ्स अच्छी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि बिहाइंड द सीन उसने कैलकुलेशन करा कैसे है, और आपको पता होगा कि मैथ्स में ये फॉर्मूला किन सिचुएशन में लगाया जाता है, तो हम कर क्या रहे हैं बिहाइंड द सीन। ये हमको हेल्प मिलती है अगर हमने मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई तो। अदरवाइज सब चीजों की लाइब्रेरी बनी हुई है तो आप बहुत इजीली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पाइथन कोड तो आप कर चुके हो, तो अब पाइथन में अब आपको और क्या करना पड़ेगा मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए? तो आपको कुछ लाइब्रेरीज सीखनी है। ये लाइब्रेरीज कौन सी हैं? वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो इस सेगमेंट में यूज हो सकती हैं, लेकिन मैं सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूजफुल लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूं। जैसे कि एक है नमपाई। नमपाई में आप एरे का कॉन्सेप्ट देखते हैं और बहुत ज्यादा ये यूज में आता है। एक और लाइब्रेरी है साइपाई। अभी मैं इन सब की डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता रहा हूं। आपको ये नोट करना है ताकि आपको पता रहे कि ये मुझे सीखना है। साइकिट लर्न ये नेक्स्ट लाइब्रेरी है जो आपको सीखना है। पांडास आपको सीखना है। सीबॉर्न आपको सीखना है। मैटप्लॉटलिब आपको सीखना है, जिससे कि आप इनफैक्ट सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब ये दोनों ही डेटा विजुअलाइजेशन के लाइब्रेरी हैं। मतलब इनकी मदद से आप जो डेटा आपके पास है उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तरह तरह के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ भी होते हैं और फिर बहुत सारे डॉटेड वाले भी ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट भी आप बना सकते हो, ठीक है, हिस्टोग्राम पर बहुत तरह के ग्राफ होते हैं और ये आप बना सकते हैं इन लाइब्रेरीज की मदद से। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि डेटा ना आंकड़े ऐसे दिख रहे होंगे आपको नंबर्स में, तो इट इज नॉट इजी टू इंटरप्रेट कि वो क्या है, क्या कह रहे हैं, वो नहीं पता चलता। लेकिन जब
डायग्रामेटिकली चार्ट्स के माध्यम से विजुलाइज करते हैं हम डेटा को, तो ये बहुत इजी हो जाता है। आपको ये जानना है कि भाई आपकी जो इनकम है वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो आपको एक ग्राफ मिले कि हर मंथ में आपकी क्या इनकम रही थी, क्या एक्सपेंडिचर हुए थे, क्या सेविंग हुई थी, उसके ग्राफ मिल जाए तो वो इजी टू रीड होता है, बजाय इसके कि आंकड़े आपको फिगर्स में दिए हो, नंबर्स में दिए हो। और इतना सब कर लिया आपने तो अब आप डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो चुके हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अब लेयर 1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेयर 2 में मुझे क्या सीखना है, थोड़ा सा और एडवांस होना है, तो क्या करना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि Django सीख लो। Django का भी मेरा एक कोर्स है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी मिलते हैं ये कोर्सेज, और premium.mysurgery.com पे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रखे हुए हैं। जो भी आपको लेना है दोनों ले सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिए। जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं वो मेरी वेबसाइट है saurabshuklaclasses.com, वहां पर आपको मिलते हैं। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले कोर्सेज हैं मेरे, वो आपको premium.mysurgery.com पे मिलते हैं। तो Django का कोर्स वहां पर है। Django एक फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिससे आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, तो वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वो Django से आप पूरा मैनेज कर लेते हैं। तो ये भी आपको सीख लेना चाहिए एक बार जब आपकी लेयर 1 कंप्लीट हो जाए। बिकॉज आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट है, तो उसको आप क्लब कैसे करेंगे एक वेबसाइट में, तो वो सब के लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। इसके बाद आपको बिग डेटा सीखना। बिग डेटा बेसिकली क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने कहा कि एक कस्टमर का डेटा है, बहुत जगह से वो मिल रहा है कि वो कहाँ क्लिक करता है, कितना टाइम एक साइट पे दे रहा है, पेज पर दे रहा है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो सकती है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है। अब इस अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को ही हम बिग डेटा बोलते हैं, क्योंकि आजकल हर बिजनेस में ना ऐसा बिग डेटा निकल रहा है। अब बिग डेटा में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगर आपको लेयर 2 में और कुछ सीखना है तो आपको सीखना है BI टूल्स, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि एक विजुअल रिपोर्टिंग टूल है जिसपे बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, बहुत सारे बिजनेस में ये यूज होता है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके कई सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी हैं, लेकिन इसका बेसिक अगर आपको पता होगा तो ये आपको जॉब दिलाने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ चीज सीखनी चाहिए जो रिलेटेड है, वो है हडूप। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। जो भी बिग डेटा एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बहुत बल्क में डेटा होता है, उनमें जो स्टोरेज से रिलेटेड काम है और प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से कराने के लिए हडूप टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। अब देखिए, ये सब मैं जो टर्म बता रहा हूं जो लेयर 2 में सीखना है, ऐसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप चाह रहे हो कि डेटा साइंस में आपका करियर बहुत अच्छा बने, तो फिर इन चीजों को आपको सीखना चाहिए लेयर 2 में। पहले तो अभी लेयर 1 पे फोकस करना है, ये लेयर 2 की बात तो बस नोट कर लीजिए, करना है आपको। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सीखिए, डीप लर्निंग के बारे में सीखिए, ये सब भी प्रोजेक्ट्स में आपको काम आएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में सीखिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा लेयर 2 की चीजें ऑप्शनल भी हो सकती हैं, आप सबके इंटरेस्ट के हर चीज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सब में आपको डीप डाइव करना है, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए, और फिर जहां पे आपको लगे कि ये ज्यादा मेरे काम आ रहा है तो उसमें आप फिर डीप डाइव करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे डेटा साइंस के लिए शुरुआत करनी है, सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि उसके बाद आपको क्या करते हुए आगे बढ़ना। अब अगर ये सब करेंगे तो इसमें कितना समय लग जाएगा। तो लेयर 1 अगर आप कर रहे हो तो लेयर 1 करने के लिए 2 से 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है, आप इतने में आराम से इसको कर सकते हैं। लेयर 2 थोड़ी स्पेशलाइज्ड चीजें हो जाती हैं, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, उसमें आप एक एक करके चीज सीख सकते हैं, और जब आप कंफर्टेबल हैं तब आप सीख सकते हैं। तो ये जो लेयर 1 की चीजें हैं, इसको सीखने में मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं, तो मैंने आपको बताया कि पाइथन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, उसमें डेटाबेस एसक्यूएल वाला पोर्शन भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा Django वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का कोर्स अभी मेरा नहीं बना हुआ है, लेकिन वो भी कोर्स हो सकता है कि मैं लॉन्च करूं, और नहीं तो फिर ये नेट पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक वर्कशॉप और मैंने रखी है premium.mysurgery.com पे। वर्कशॉप इसलिए रखी है कि उसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरी सिखाई गई, जिनके बारे में मैंने बताया था, जैसे NumPy है, पांडास है ना, SciPy है, ये कुछ लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब है, इन लाइब्रेरीज को सिखाया गया है उस वर्कशॉप में। लाइब्रेरी तो आप सीख ही जाते हैं, साथ में मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम भी सिखाई हुई है, उसको इंप्लीमेंट करते हुए प्रोजेक्ट बनाना भी बताया हुआ है। तो ये वर्कशॉप भी बहुत काम हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जल्दी से आप सब कुछ सीख जाए, बहुत कुछ आपको पता चल जाए,
तो ये वर्कशॉप आपके बहुत काम की है, जल्दी से आप इसको फिनिश भी कर लेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों का एक साथ नॉलेज हो जाएगा जो कि इस पूरी लेयर 1 की जर्नी में आपको चाहिए था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी काम की जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आप अपने करियर को अच्छा बना सकें। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, आपको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।